नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में टिकाऊ जूट परिधान। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट और विस्कोस इन दोनों को मिलाकर वस्त्र तैयार किया है, वस्त्र का निर्माण किया है यानी विकसित किया है। इनका उद्देश्य क्या है? टिकाऊ सस्टेनेबल वस्त्रों को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक रेशों में भारत के नवाचार को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। यानी पूरे विश्व लेवल पर क्या करना है? प्रदर्शित। क्या? ये जो नई खोज हुई है, किससे? कहाँ से? प्रकृति से, नए रेशे की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इसका उपयोग 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो यानी कहाँ पर? स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीट एवं टीम सदस्य इन जूट विस्फोक परिधानों को पहनेंगे। यानी इन जूट और विस्कोस से बने कपड़े को क्या करेंगे? पहनेंगे। कौन पहनेगा? एथलीट और टीम के सदस्य। यह पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन में जूट आधारित परिधानों का प्रदर्शन होगा। यह पहली बार हो रहा है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ग्लोस्टर जूट मिल्स यानी कहाँ? कोलकाता के सहयोग से जूट विस्कोस वस्त्र विकसित किया। इन परिधानों की डिजाइनिंग राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT नई दिल्ली ने की। इस पहल को मेक इन इंडिया अभियान के तहत बढ़ावा दिया गया। 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आधिकारिक किट का अनावरण किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 72 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जबकि भारत से 124 सदस्यीय दल, यानी भारत से कितने लोग? 124, जिसमें से 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट के साथ इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। यह पहल राष्ट्रीय जूट बोर्ड के जूट विविधीकरण कार्यक्रम को मजबूती देगी। भारतीय जूट उद्योग एवं किसानों को वैश्विक पहचान यह दिलाएगा तथा पर्यावरण के यह अनुकूल है और 100% बायोडिग्रेडेबल है। यानी बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है? यह ऐसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से समय के साथ विघटित हो जाएगा और प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देकर भारत के सतत विकास और हरित वस्त्र उद्योग को 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आधिकारिक किट का अनावरण किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 72 देशों के खिलाड़ी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे और भारत से 124 सदस्य, जिसमें से 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। यह पहल राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी जूट विविधीकरण कार्यक्रम को मजबूती देगा। भारतीय जूट उद्योग एवं किसानों को वैश्विक पहचान यह दिलाएगा और पर्यावरण अनुकूल है और 100% बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक रेशों को यह बढ़ावा देकर भारत के सतत विकास और हरित वस्त्र उद्योग को नई दिशा यह प्रदान करेगा। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? मतलब जो ऐसा कोई पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से समय के साथ ही क्या कर दिया जाए? इसको विघटित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, इसका विघटन कर दिया जाए या अपघटन कर दिया जाए, इसी को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अगली खबर है, खरीफ बुआई मानसून और सूखा प्रबंधन पर समीक्षा बैठक एवं उद्योग। 7 जुलाई 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि भवन में खरीफ की बुआई, मानसून, एल नीनो के प्रभाव, सूखा प्रबंधन, उर्वरक उपलब्धता तथा खाद्यान्न भंडारण की समीक्षा बैठक की। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस जगह? कृषि भवन में। किसके लिए? ये जो यहाँ पर क्या है? खरीफ की फसल है, उससे संबंधित समस्याओं के लिए। यहाँ पर एल नीनो का भी प्रभाव है, यहाँ पर मानसून की समस्या है, किसकी वजह से? एल नीनो की, और खरीफ की
खरीफ की फसल का उत्पादन इसमें कम होगा, यानी कि सूखा भी पड़ने वाला है और उर्वरक की उपलब्धता भी कम है। एल नीनो एवं कॉन्टीजेंसी प्लान। कृषि मंत्रालय ने एल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान, सीधी बात है आपातकालीन या इमरजेंसी प्लान, लागू किया। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, CRIDA यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर क्या है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तथा राज्यों के सहयोग से सतत निगरानी और जिला स्तर पर आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं। संवेदनशील और प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? कृषि मंत्रालय ने 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की। इसके अतिरिक्त बारिश की कमी से प्रभावित 15 नए जिलों को भी इसमें चिन्हित किया गया, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। खरीफ की बुआई और संसाधन स्थिति। खरीफ फसलों की बुआई की गति फिलहाल धीमी है, क्या है धीमी है, लेकिन गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में संभावित वर्षा से इसमें तेजी आने की उम्मीद है। यहाँ पर तेजी आई है गुजरात, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में। खरीफ फसलों के लिए बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बताई गई है। बैठक में बताया गया कि 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में भूजल की स्थिति क्या है स्थिर है। साथ ही जल भंडारण, उर्वरक आपूर्ति और साप्ताहिक मंडी भाव की नियमित निगरानी जारी रखने पर यहाँ पर बल दिया गया है। आज की अगली खबर है आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम। किसकी बात हो रही है? आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम। 7 जुलाई 2026 को पंचायती राज मंत्रालय ने केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग के सहयोग से कोच्चि में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर तीसरी आउटरीच कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। किसको? त्रिस्तरीय सरकार यानी पंचायतों, ग्राम पंचायतों को क्या करना है? वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय आर्थिक विकास को यहाँ पर बढ़ावा देना। कार्यक्रम की यहाँ पर विशेषता क्या है? यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी कि RGSA के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसके तहत पंचायतों को स्थानीय संसाधनों, सार्वजनिक परिसंपत्तियों PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संस्थागत वित्त और सरकारी योजनाओं के समन्वय से ऋण योग्य विकास परियोजनाएं तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव नाम क्या है? विवेक भारद्वाज ने पंचायतों से अपने राजस्व स्रोत बढ़ाने, सतत वित्तीय प्रबंधन अपनाने तथा राष्ट्रीय अवसरों का उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारत 2047 से लक्ष्य से जोड़ा। नाबार्ड, किसकी बात हो रही है? नाबार्ड क्या है? यह एक बैंक है, यानी कि बैंक क्या है? ये बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है तो 12 जुलाई 1982। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और हुडको यानी कि HUDCO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1970 में। मुख्यालय इसका पूछा जाए तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ने पंचायतों को तकनीकी सहायता, परियोजना मूल्यांकन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। कार्यशाला में DPR यानी कि DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना वित्तीय पोषण और चैलेंज मोड के माध्यम से परियोजना चयन पर यहाँ पर भी क्या हुई है? चर्चा। निष्कर्ष क्या निकला? यह कार्यशाला मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है
इसमें 800 से अधिक पंचायतों ने भाग लिया, 210 से अधिक ऑफलाइन और लगभग कितना 600 ऑनलाइन, 600 लगभग ऑनलाइन, जिसका उद्देश्य पंचायतों में स्वयं के राजस्व सृजन, वित्तीय आत्मनिर्भरता और दीर्घकालीन स्थानीय शासन को क्या करना है, मजबूत करना। आज की अगली खबर है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान मिशन 70 लाख पौधारोपण, 70 लाख पौधे की रोपाई की बात क्या कही गई है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री कौन, श्री अमित शाह जी ने 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधारोपण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, दिल्ली रिज का पुनर्जीवन और हरित दिल्ली का निर्माण करना है। केंद्रीय रिज एवं नानकपुरा रिज में वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। विदेशी एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक बबूल, इसकी बात हो रही है जो हानिकारक बबूल है, जैसे पेड़ों को काटकर पीपल, बरगद, नीम, अर्जुन, जामुन जैसे देसी, यहाँ पर कैसी किसको काटकर, बबूल को काटा गया। क्यों काटा गया, यह है विदेशी, है ना, यह विदेशी पौधा है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर इन पौधों को लगाने की बात की गई। जामुन जैसे प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे। लगभग 5000 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर कानूनी संरक्षण दिया गया। किस क्षेत्र को, रिज क्षेत्र। रिज क्षेत्र क्या होता है, वह ऊंचा सकरा भूभाग है जो जल ग्रहण क्षेत्रों को अलग करता है। अभियान के तहत यानी कि प्रमुख परियोजना या अभियान पहल क्या है, अभियान के तहत ग्रीन ड्राइव पोर्टल, वर्किंग प्लान 2026-36, असोला भाटी अभ्यारण्य प्रबंधन योजना और बायोडायवर्सिटी एटलस शुरू किए गए। रिज क्षेत्र में विशेष थीम आधारित वन, तालाबों का पुनर्जीवन तथा पुरातात्विक संरचनाओं का संरक्षण भी किया जाएगा। इसमें दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्रिजन यानी नरेला का शिलान्यास, स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया, 3 नए डिपो का उद्घाटन तथा 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत, कहां पर, दिल्ली में। साथ ही NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद बनाने की योजना की घोषणा की गई। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, यमुना शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और टिकाऊ शहर बनाना है। आज की अगली खबर है, प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किए। दोनों देशों ने 2018 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, कोस्ट गार्ड सहयोग, आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास और समुद्री व्यापार को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही क्रिटिकल मिनरल, स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन की सुदृढ़ करने हेतु समझौते किए। भारत और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य सेवाएं, किफायती दवाइयाँ, डॉक्टरों की क्षमता निर्माण, गेहूं के बीज, सतत कृषि, AI, दूरसंचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। IIM बेंगलुरु का कैंपस इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। कहां पर, इंडोनेशिया में। दोनों देशों ने
प्रम्बानन मंदिर संरक्षण। ये प्रम्बानन मंदिर संरक्षण ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ये हमें ये भी याद रखना है। इसे 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण, प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये बातें हमको याद रखना है। शुभारंभ करने तथा रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्षों को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पर? इंडोनेशिया गए थे। कितना वर्ष पहले? 100 वर्ष पहले। इसी को टैगोर देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत और इंडोनेशिया ने यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडोनेशिया भुगतान प्रणाली एकीकरण, निर्वाचन आयोगों के बीच MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडो पैसिफिक सहयोग, आसियान सैटेलिटी तथा फिलिस्तीन के टू स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन को दोहराते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आरपी को